जैसा सर ने बता दिया होगा, मेरा नाम विक्रम बेनीवाल है और मैं राजस्थान से आता हूँ। और मैंने केजीपी से लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद में यहाँ क्लासरूम कोर्स किया। और सितंबर तक मैं यहाँ था जब ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। फिर कुछ रीजन के कारण मैं घर पे चला गया और फिर घर से प्रिपेयर किया। तो पहले मैं कुछ अपने तैयारी के बारे में बताऊंगा, जैसे कोचिंग डेज में कैसे किया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या क्या किया, और फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो ये टू वे इंटरेक्शन होगा। तो जैसे ये मैं ए बैच में था जो कि दिसंबर में स्टार्ट हो चुका था। तो दिसंबर में कॉलेज का ब्रेक होता है, तो दिसंबर तो पीसफुली मतलब कर लिया। फिर उसके बाद में कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी। फाइनल ईयर में सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट थे। तो जिस दिन कॉलेज की क्लासेस होती थी तो उस दिन मैं यहीं रहता था सामने। तो जिस दिन कॉलेज की क्लासेस होती थी तो मैं कॉलेज की क्लासेस करता था, और जिस दिन कॉलेज की क्लास नहीं होती थी उन दिनों में यहाँ पे कोचिंग में आता था, क्योंकि क्लासरूम कोर्स था। और जिस दिन मैं यहाँ नहीं आ पाता था तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे मैं नोट्स ले लेता था। और ऐसे मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरे एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट हों। जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो अपन उसके बाद में कोई और सोर्स से उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको छूट गए उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि एक्चुअली टाइम वेस्ट ही होता है अगर आप वैसे अगर पहले ध्यान नहीं रखोगे तो क्लासरूम जब कोचिंग होता था तो जैसे 6 to 2 मेरा मॉर्निंग का टाइम था, यही आपका ही होगा शायद। तो जैसे ही हाँ, यहाँ तो क्या रहता है कि जो सर जो क्वेश्चंस बताते हैं उन पे थोड़ा अटेंटिव रहने की कोशिश करो। और जैसे मैं भी सवाल करता था तो सर सवाल पूछते थे तो लोग जवाब देते थे और बहुत जल्दी जवाब देते थे। तो मेरे को ऐसा मतलब सरप्राइज होता था यार कि इतनी देर में सवाल लिख भी लिया और सोल्व भी कर लिया, और मैं तो वो सवाल ही लिखते जा रहा हूँ बस। तो ऐसा बहुत बार होता था। फिर मैं क्या करता था, रूम पे जाके उन नोट्स को पढ़ता था। और फिर सर वर्कबुक के क्वेश्चंस भी बता देते थे कि आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन कर लिए। और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा ना, आपका क्या होता है कि एक जनरल जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो भी बढ़ता है। पहले अपन इतना कॉमन नॉलेज नहीं होता है कि अपन इजी क्वेश्चंस भी कर सके, पर बाद में अपने को हर क्वेश्चंस की एक अप्रोच दिखने लग जाती है। हाँ, इस क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करते हैं। तो क्या जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो नया सब्जेक्ट जो है उसके तो आपको क्लासरूम नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते रहना है और वर्कबुक के क्वेश्चंस करते रहना है। तो जो सर बताते थे कई कई बार बीच में ब्रेक बहुत मतलब लॉन्ग हो जाता है, तो उस टाइम पे वर्कबुक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए या मतलब कुछ प्रोडक्टिव कर लिया। उस टाइम ये नहीं कि मतलब मोबाइल पे टाइम पास कर लिया। तो मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं तो वो जानते होंगे, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था क्लास में। वो ऐसा नहीं कि कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ता था, बस एक वो हॉबी थी और प्रोडक्टिव हॉबी थी। तो बस वही मतलब आप कुछ ऐसा ढूंढिए कि उससे आप में कुछ वैल्यू एडिशन हो और आपका टाइम भी अच्छे से पास हो जाए। और यही मैं सुबह पढ़ता था, मतलब सुबह भी न्यूज़पेपर पढ़ता था। और शाम में आप जैसे आप क्लासरूम कोर्सेज में आते हो तो यू मस्ट बी हैविंग सम 2 or 3 फ्रेंड्स, सो आप उनके साथ चिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो गार्डन है, हम शाम को वहां जाते थे, वॉकिंग पे वॉक पे जाते थे। तो दीज थिंग्स आर एज नेसेसरी एज द स्टडी इटसेल्फ, राइट? क्योंकि एक साल तक कंटिन्यूअसली बुक में ऐसे लाइब्रेरी में जाके जाके पढ़ते रहना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाता है। लेकिन जब आप ऐसे कुछ रिजुविनेटिंग एक्टिविटीज करते रहते हो तो आपको वो टायर्डनेस फील ही नहीं होती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या करेंगे, उसके तो नोट्स बनाते जाएंगे। तो जो पिछला सब्जेक्ट है
उसके मतलब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे तो जब सब्जेक्ट चलता है तब तो अपने मन में रहता है कि यार के सब्जेक्ट तो पूरा हुआ ही नहीं, अब मैं क्वेश्चन कहाँ से करूँ। तो अपना ब्रेन क्या होता है कि एक्सक्यूजेस देने में एक्सपर्ट है वो। तो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो अब बोल भी नहीं सकते यार कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपन क्वेश्चन कहाँ से करें। तो कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से करने होते हैं। जैसे आपने वर्कबुक के क्वेश्चंस तो कर ली, बार बार वही क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम न्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो करने रहते हैं। जैसे कुछ मैं यहाँ पे रिसोर्सेज नोट डाउन कर देता हूँ जो कि क्वेश्चंस वहां से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। पहला तो वर्कबुक, और फिर गेट के पीवाईक्यूज, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के मैंने किए नहीं थे, मेंस के भी नहीं किए थे, बट एज पर ट्रेंड मेंस के मतलब मैंने अभी भी ट्राई नहीं किया हूँ, बट मेंस के अच्छे हैं। मतलब क्वेश्चंस कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो अगर आप वो करना चाहें। मैंने नहीं किए थे, जो मैं किया था वही लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर रहता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप देखोगे ना, एक टेस्ट सीरीज या मिनिमम दो, हाँ दो ले सकते हो, बट एक टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे उसमें एक सब्जेक्ट के दो टेस्ट होते हैं, पार टेस्ट। मतलब एक सब्जेक्ट का 50% सिलेबस का एक टेस्ट है और दूसरे 50% का दूसरा सिलेबस है। फिर एक तीसरा भी होता है जो कि उस सब्जेक्ट का फुल टेस्ट होता है। फिर और भी टेस्ट होते हैं जो कि दो दो सब्जेक्ट के कंबाइंड टेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज में, एक ही टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी आप दो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बढ़िया है आपको। जैसे आप जितने आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो उससे आप जब गेट एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि गेट एग्जाम दे। एक प्रेशर रहता है, बट आपको ऐसा लगेगा कि अपन एक और एज रूटीन के हिसाब से एक और कोई और क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज से। ऐसा ही होता है, जो भी आप क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में करते हो या प्रीवियस ईयर में करते हो या फिर जो कि पुरानी टेस्ट सीरीज है उनमें से करते हो, तो उस क्वेश्चंस के गेट में आने के पूरे पूरे चांस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे पूरे चांस है वो क्वेश्चन आ सकता है। अब की बार भी मैंने कुछ पैटर्न जो मेड इजी की टेस्ट सीरीज थी वो मैंने सही से सोल्व की थी, तो उसमें मेरे को ऐसे कुछ पैटर्न नजर आ रहा था कि जो कि गेट में भी रिपीट हो रहा था। कुछ क्वेश्चन गेट में भी रिपीट हुए थे, जैसे कि वो एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्वेश्चन था जिसमें 3 थायरिस्टर थे और एक डायोड था, या फिर 3 डायोड थे एक थायरिस्टर था, ऐसा कुछ था वो। हालांकि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक से, बट वो क्वेश्चन मैंने पहले देखा था, शायद मेडिसी की टेस्ट सीरीज में ही था। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जरूर होते हैं। और जो टेस्ट सीरीज होता है वो तो एक लेवल ऊपर होता है। हाँ, अब की बार नहीं था ऐसा, बट मतलब अब की बार बराबर ही था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर जो है वो बहुत ही हार्ड आ गया था। लेकिन आप प्रीवियस ट्रेंड देखोगे ना, जैसे अब की बार जो फर्स्ट रैंक था उसके 66 मार्क्स हैं और मेरी सेकंड रैंक है 64.67। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रैंक 66 पे आ रही है, और पिछली बार 22 में शायद 94 पे थी, शायद ऐसा कुछ था ना, मतलब 90 प्लस पे थी। तो पेपर हार्ड था, तो इसीलिए आपको वर्स्ट केस एनालिसिस, वर्स्ट केस सिनेरियो में हमेशा रेडी रहना होता है। हाँ, तो जैसे टेस्ट सीरीज, और इसमें आप ओल्ड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर सकते हैं, इक्वली गुड। ऐसा नहीं है कि वो पहले बनाए तो अब आने के चांसेस नहीं है। स्टैटिक पोर्शन होता है तो वो रिलेवेंट रहता है। गेट का तो यही है। हाँ हाँ, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया आप मेक श्योर करिए उस सब्जेक्ट के ये आपके कंप्लीट हो। आपको ऐसा भी फील आ सकता है कि जब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च में अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और एग्जाम जो होगा वो ऑलमोस्ट 1 साल बाद होगा, तो कभी कभी अपने को ऐसा फील आ सकता है यार ये जैसे क्वेश्चन मैंने इतना दिमाग लगा के अभी किया हूँ, याद तो ये रहेगा नहीं, 1 महीने बाद वापस देखना पड़ेगा। तो अभी पढ़ने का क्या फायदा है, मैं गेट के पास में इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को देख लूंगा। ये डाउट्स मेरे को बहुत आते थे कि यार ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं और ये ऐसा टॉपिक है कि इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोई क्वेश्चन है इसको बार बार करना पड़ेगा तभी ये होगा, या फिर अपन कुछ टॉपिक के बहुत ही एक्सटेंसिव सवाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
तो अपन ये सोचते हैं कि यार गेट एग्जाम से 1 महीने पहले कर लेंगे ये सारे सवाल, तब अच्छे से याद रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप सवाल करते हो ना, एक आपका कंसाइंस डेवलप होता है। तो हो सकता है कि आपको वो सवाल दोबारा करना पड़ जाए, बट एक आप थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर हो उसके, जो लेवल आपका पहले था उससे कहीं ज्यादा होगा अभी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो बाद में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंस है उसका, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो और चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो। तो इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने से झिझकना नहीं है, और क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते हो। तो जैसे आपके अब मैं जैसे ये तो कोचिंग डेज की बात बताई मैंने कि कोचिंग जब चलेगी तो आपको क्या करना है। तो आपको ज़्यादा कोई लोड लेना नहीं है कि 2 सब्जेक्ट रिवाइज करते रहूँ, 3 सब्जेक्ट रिवाइज करते रहूँ। आपको प्लान सिंपल रखना है। जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो बहुत हद तक अंडररेटेड होती हैं, एंड दे ओनली वर्क। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स करोगे तो उसको, उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में टाइम लग जाएगा, सब्जेक्ट पे तो आप आओगे ही नहीं। तो जैसे और आप जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने ये सब कर लिया, तो बहुत हाई चांसेस है 95% कि आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा उसके बाद। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी मेहनत बेकार हो गई, कुछ याद ही नहीं है। मेरे खुद को लगता था गेट से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैं ये सोचता था यार कि चलो ये गेट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर से बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, बढ़िया से सिलेबस करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अपने को लगता है ऐसा कि अपन जीरो है, पर वो जीरो नहीं है। जैसे आपको कुछ एक्स अमाउंट लगता है, एक्स अमाउंट ऑफ हार्डवर्क लगता है जीरो से उधर जाने में, पर आप अभी आपको लगता है कि जीरो हो, लेकिन आपको x/5 उतना ही अमाउंट ऑफ हार्डवर्क लगेगा अब उसको उस लेवल को वापस रिटेन करने में। और ये इंप्रूव होता जाएगा, मल्टीपल इटरेशंस करनी पड़ेंगे आपको ना, सब्जेक्ट की, क्वेश्चंस की और रिविजन्स की। फिर अब अभी आपको उस टाइम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने होते हैं, मैंने एटलीस्ट नहीं किया था। सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे, फिर मैंने उसके बाद जैसे कंप्लीट हो गए तो वो जीरो हो गया, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा। टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं 25 में से 7, 8 ऐसे, और मैं जब टॉपर के देखता था उसके 23, 24, किसी में तो 25 भी होते थे। 25 का टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं गेट में, तो मैंने हर वीक में एक सब्जेक्ट को पिकअप किया कि हाँ मैं जो पढ़ाऊँ उसको रिवाइज करता हूँ, और फिर उसका टेस्ट दिया। फिर जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या याद रहता है और क्या याद नहीं रहता है। तो जो आपको याद रहता है तो वो तो आपको हमेशा याद आ ही जाएगा, जब कोई उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड सामने आएगा तो आपको हमेशा याद आ ही जाएगी वो चीज। बट जो याद नहीं रहता उसको आप एक कॉपी में नोट कर लो। फिर जैसे मशीन्स हैं, पावर सिस्टम है, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इनके नोट्स जो होते हैं वही 250 to 300 पेजेस में चल जाते हैं। बट जब आप इनके नोट्स बनाओगे ना तो वो बाय 10 हो जाता है। जैसे 250 है तो 25 पेजेस ही हो जाते हैं। और इसको पढ़ने में आपको, जैसे इस कॉपी को आप देखोगे ना तो ये बहुत बड़ी कॉपी होगी, तो इसको लगेगा कि यार इसको तो मतलब 5-6 दिन देने पड़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे। लेकिन ये कॉपी है ना आपको कॉन्फिडेंस देगी 25 पेजेस वाली कि अपन इसको 1 दिन में पढ़ सकते हैं। और हाँ ये होगा, 1 दिन में आप पढ़ सकते हो। और जब आप मल्टीपल इसको रिवाइज करेंगे ना तो आप एक नहीं, आप 4-5 घंटे में इसको कंप्लीट कर दोगे एक सीटिंग में अगर बैठोगे। यही होता है जब आपने कोई टेस्ट दिया, फिर आपने ऐसी चीजें नोट कर ली कि कौन कौन सी याद नहीं रहती हैं, उनको लिख लिया। ऐसे मैंने हर हफ्ते एक टेस्ट किया, तो 10 हफ्ते मैंने 10 सब्जेक्ट कर ली। और फिर मेरे मतलब नोट्स तैयार थे कि जो मेरे को बार बार पढ़ना था। फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया। हाँ ये है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया, इनमें आप कुछ भी कंजूसी कर सकते हो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज में कभी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि वही है जो रिप्लिकेट होती है आगे। वीडियो लेक्चर्स या फिर नोट्स को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। कल परसों ही मैं एक लड़के से बात कर रहा था, तो बोला कि यार मैं नोट्स तो पढ़ता रहता हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ, एक बार सवाल हो जाते हैं नोट्स के और फिर नहीं होते हैं। फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ, फिर बाद में पढ़ता हूँ नोट्स को और वही सवाल करता हूँ तो हो जाते हैं और बाकी सवाल नहीं होते हैं। तो नोट्स एक बेयर मिनिमम है, नोट्स से किसी का सिलेक्शन ना हुआ है ना कभी होगा।
क्योंकि क्योंकि गेट में नोट्स नहीं पूछते कि आपने नोट्स कैसे बनाए हैं, नोट्स में क्या लिखा है, वो वहाँ सवाल आएंगे, अपने को सवाल करना है, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को खुद को मॉडिफाई करना है। तो जैसे मैंने बताया कि हाँ, सब्जेक्ट टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिए, फिर एक रिवीजन की कॉपी बन गई। अब फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किए। तो जो मैंने पहला टेस्ट दिया, बेसिक टेस्ट था, वो इजी टेस्ट था, उसमें मेरे 38 नंबर आए थे 100 में से। तुमको यार देखो, इतना मेहनत किए, 10 हफ्ते कॉपी बनाई, रिवीजन किया और 38 नंबर आए। फिर मुझे लगा यार कि देखो क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे, जब अपन पेपर करते हैं तो क्वेश्चन टिपिकल लगते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और ये तो मतलब ठीक है, अपने से नहीं हुआ तो डिजर्व ही नहीं करते थे अपन इसको करना, क्योंकि हो ही नहीं पाता था अपने पेपर में, ऐसा महसूस होता है। बट जब आप बाद में देखते हो अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चंस, तो उसमें पता चलता है आपको कि आपने जो कॉपी बनाई थी उसके अंदर से ही वो सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है और उस रिवीजन की थोड़ी कमी है, बस वही रहता है और कुछ नहीं है, रिवीजन और प्रैक्टिस। इस चीज को आप गांठ बांध लो कि रिवीजन प्लस प्रैक्टिस जो है वो ही डिसाइड करती है कि आप कहाँ टेस्ट सीरीज में स्टैंड करते हो। और एक हाँ, जैसे टेस्ट सीरीज अपने दे दी और 400 लोगों ने टेस्ट दिया, अपनी 300 रैंक आ गई, तो बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरी भी बहुत बार 283, 383, 336 रैंक आई है। तो ये तो आपने भी सुना ही होगा कि हर कोई बोलता है कि उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस रैंक पे। तो सही है, उस रैंक पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी फर्स्ट आई हो चाहे 200 आई हो। आपको फोकस करना चाहिए आपके स्कोर पे, कि स्कोर कितना आया है और कितना आपने अटेम्प्ट किया था, क्या एक्यूरेसी रही, बस उस पर फोकस करना रहता है आपको। तो जैसे मैंने बोला मेरे 38 मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने देखा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ गलत हुए। तो कुछ क्वेश्चंस तो MSQ थे और मुझे लगा MCQ है, तो मैं तो एक ही टिक करके आगे निकल गया। बस मतलब जैसे ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए ऑप्शन चेक किया वो सही हो गया, फिर BCD ऑप्शन क्यों ही चेक कर रहे हैं, टाइम ऐसे ही वेस्ट होगा। तो बट उसमें ऊपर लिखा रहता है MSQ, तो वो मैं पढ़ता नहीं था। तो मैंने ये नोट किया कि एक MSQ नहीं पढ़ पाता था मैं, और एक कुछ इंटीजर जो NAT टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी कभी मैग्नीट्यूड पूछ लेता है वो, और आंसर नेगेटिव में आ रहा होता है, तो मैं नेगेटिव में लिख देता था और वो मैग्नीट्यूड पूछता था तो वो गलत हो जाता था। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स आप जब लिखोगे टेस्ट तभी आपको पता चलेगा, ऐसे रात को ऐसे रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा कि हाँ ये गलती हो रही है, कल से ये नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब आप उनको लिखोगे समझोगे तभी आपको, और तभी वो इंप्रूव होगी, ऐसे इंप्रूव ही नहीं होगी। ऐसे सोच लेते हैं कि यार चल कोई दिक्कत नहीं है, गेट एग्जाम में मैं इसका ध्यान रखूंगा, वो ऐसे नहीं। वो जैसे आपने गेट दिया ही होगा, पेपर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप इतना कुछ सोच ही नहीं पाते उस टाइम। आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बस वो क्वेश्चन सोल्व करना है। आप ये सोच ही नहीं पाते तो क्या कि कितनी कौन सी गलती की थी, कि ये MSQ तो नहीं है, मैंने नहीं पूछा है, और कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना कुछ नहीं सोच पाते। ये सब कहने की बातें, बस अपन सीधे क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं। और वो क्वेश्चन सही इसलिए होता है क्योंकि वो अपने अंदर हैबिट में इनग्रेन्ड है, कि वो एक इंट्यूशन होता है ना, इंट्यूशन बहुत ही अंडररेटेड होता है, कि अपने को इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ ऐसे सोल्व कर रहे हैं तो सही है। बाकी आप वहाँ चेक कर ही नहीं सकते कि सही है गलत है। और जैसे मैंने बताया मेरी सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी बहुत होती थी। हाँ, मेन एग्जाम में भी हुई बट रिड्यूस हुई। और जैसे कि बोलते हैं कि दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेना, सही है गलत है, तो मैंने ट्राई किया 1-2 क्वेश्चंस में, तो वो रफ वर्क इतना टीडी हो गया था, मतलब इतना डर्टी हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहाँ लिखा है क्वेश्चंस, और क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहा था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ सोल्व किया है। तो ऐसे ये चीजें हैं जो कि आपके हैबिचुअली इंप्रूव होगी, जो कि टेस्ट सीरीज उसका मेन सोर्स है। और जैसे टेस्ट सीरीज हैं, कुछ लोग ऐसे देते हैं कि कुछ लोग उसको निकालते हैं फिर एग्जिट कर देते हैं, तो वो टाइमर तो वहीं से चलता है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं।
और फिर उसको उसके आंसर एंटर कर देते हैं। या फिर किसी और ने कर लिया है, दोस्त का आंसर देख लेते हैं और खुद में एंटर कर देते हैं सीधा ही, तो वो तो ऑब्वियसली सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता वो। तो वैसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अपन क्या किसको दिखाना चाहते हैं, अपने का अपना ये मोटो है ही नहीं कि टेस्ट सीरीज में रैंक 1 लानी, अपना मोटो है कि गेट एग्जाम में अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए खुद के प्रति हमेशा ईमानदार रहना। ये तो आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको भी फील होता ही होगा कि जब भी आप इनफ एफर्ट्स पुट नहीं करते और जब भी आप 3-4 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद को पता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। तो बाहर किसी चीज को ऐसे बाहर से कोई हेल्प सीख करने की कोशिश मत करो। पहले खुद को देखो कि हाँ मैंने मेरा 100% दिया था क्या, 100% दिया था क्या। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना 100% दो और रिजल्ट्स आपके शो नहीं हो। बिल्कुल होंगे, थोड़ा लेट हो सकता है पर बिल्कुल होंगे। अपने खुद के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। तो टेस्ट सीरीज और फिर लास्ट 1 मंथ में फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन, बस यही है। ज्यादा कुछ वो इसका कॉम्प्लेक्स अप्रोच है नहीं कि कैसे करते हैं। थिंग्स को हमेशा सिंपल रखना चाहिए। जैसे 250-300 पेजेस के नोट्स हैं, इनको 20 पेजेस में लिखा है, तो इनमें क्या लिखते थे। तो जैसे मशीन्स हैं, मशीन्स में ट्रांसफॉर्मर है, डीसी मशीन है, सिंक्रोनस है, इंडक्शन है। तो इनमें आप देखोगे कि 90% है ना थ्योरी है। मशीन्स की थ्योरी, डीसी मशीन की थ्योरी, सिंक्रोनस मशीन की थ्योरी, ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी गेट में कभी नहीं पूछता, वो वहां सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेगा। तो आपको उसमें से अच्छा हाँ थ्योरी ठीक है, समझने के लिए सही है। आपको कभी कभी याद नहीं आ रही है तो यार, जैसे कि इंडक्शन मोटर आती है, वो कैसे वर्क करती है, सिंक्रोनस मशीन कैसे घूमती है, इंडक्शन मोटर जो है वो हमेशा ns स्पीड से लेस में क्यों घूमती है। कंसेप्चुअल्स आपको कंफ्यूजन होंगे तो आप तब उनको देख सकते हो, पर उनको इन नोट्स में ऐड मत करिए। बट हाँ एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, तब आप उसको इन नोट से गो थ्रू कर जाइए अगर आपको याद नहीं है। पहले तो खुद याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ जैसे एक कंसेप्ट होता है एक्टिव रिकॉलिंग, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, काफी हेल्पफुल होता है ना। ये क्या होता है कि अपन कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने को पता चल गया कि याद तो है नहीं अपने को, तो क्या करें। जैसे कुछ भी, जैसे स्टोक्स थ्योरम होती है। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, तो जैसे अब आप जैसे अभी आपको याद नहीं था ये, बट आपको कुछ फॉर्म याद थी कि यार कि डबल, जैसे आपने अभी बताया ट्रिपल होता है, तो आप ट्रिपल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सोचोगे कि यार यहाँ क्या आना था। ये तो जैसे अब आपने पता होगा आपको कि ये जो होता है वो एरिया होता है ना, dx dy, इसका डायमेंशन एरिया का होता है। और ट्रिपल इंटीग्रल लग जाता है तो इसका डायमेंशन वॉल्यूम का हो जाता है। तो मान लो आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख लिया, ठीक है, तो ds यहाँ ds लिख पाओगे फिर, तो क्या लिखना पड़ेगा, वो dv लिखना पड़ेगा। चलो dv लिख लिया। कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा यार कि कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा ये भी है कि जब dv लिख लिया तो dv हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, और एरिया वेक्टर होता है। और ये क्या है, ये वेक्टर है। वेक्टर और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें आपको स्ट्राइक करेंगी जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करने की कोशिश करोगे। फिर आपने ये गलत लिख लिया, ठीक है, आपको पता चल गया ये तो गलत है, कुछ तो दिक्कत है इसमें। फिर आप ये जो 25 पेजेस है इनको निकालोगे। हाँ सीधे 25 पेजेस नहीं निकालना है कि यार डाइवर्जेंस थ्योरम है, याद नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको खुद को लिख के देखना है कि क्या है, कोशिश करनी है कि क्या था, कितना कुछ याद है। गलत भी लिखो चाहे, जब आप गलत लिखोगे फिर आपको रियलाइज होगा कि ये तो गलत था, तो नेक्स्ट टाइम वो गलत नहीं लिखोगे, आप कुछ और गलत लिखोगे, वो गलत नहीं लिखोगे। तो अब ऐसे आप इस फॉर्मूले को आप ऐसे 4-5 बार एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा।
तो आप धीरे धीरे, जैसे मैंने भी अभी लिखा तो मेरे को एकदम ऐसे छपा हुआ नहीं था कि यार कि स्टोक्स थ्योरम ये होती है, नहीं, तो मैं धीरे धीरे इसको सीक्वेंस वाइज लिखा इसको करके। और जैसे वो होता है, जैसे स्टोक्स थ्योरम में होती है प्लेन में जो होती है, क्या उसका कुछ और नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, स्टोक्स थ्योरम प्लेन में होती है ना, हाँ ग्रीन्स थ्योरम, MDX। तो बताओ अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंगल या डबल? डबल। ऐसा सही है क्या ये? बताओ। रिवर्स करना है इनको? क्या बोलो, किसी को याद है तो? हाँ ये प्लस कर दिया ना मैंने, ये माइनस कर दिया, सही नहीं है? इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्लस पहले कब आता है, माइनस कब आता है। हाँ वही लिखा है। अब आपने याद कर लिया इसको, ठीक है, फिर आपने सीधा इसको गेट एग्जाम में लिखा कि हाँ ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, लिख देते हैं। जब आप लिखोगे तो पक्का कंफ्यूजन होगा कि पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा, पहले एक्स आएगा बाद में वाई आएगा, तो ये सारे कंफ्यूजन बिल्कुल आएंगे। और वहां आप करोगे यार चलो कोई नहीं कर देते हैं, अब तो क्या ही फायदा है, हाँ तो तभी कोई फायदा नहीं, पहले आपको ये गलतियां करनी है। तो इसमें मैं कैसे याद रखता था, जैसे MDX प्लस NDY है, तो मेरे को पता चल गया था कि m के जो x के साथ है उसका तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और जो y के साथ है उसका n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। फिर प्लस माइनस का देखते थे, तो अपन ऐसे नॉर्मल होता है कि x y z होता है, ठीक है, तो मतलब पहले x आएगा तो पहले डेल n बाई डेल x आएगा, मतलब पहले डेल x आएगा, और x के साथ तो n का ही करना है, और फिर ये है ही। ऐसी चीजें आपको खुद को डिस्कवर करनी है कि मैं इसको क्या कैसे याद रखूं, दूसरा आपको कोई बता ही नहीं सकता है कि कैसे करना है इसको, कोई दूसरा बताएगा। जैसे मैंने अभी ये मेथड बताया, तो हो सकता है कई लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं करे कि ये मेथड तो यार नहीं यार ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो आप खुद का कुछ अपना ऐसे इन्वेंट करिए कि जो आपको नेचुरल लगे, और जो चीज नेचुरल लगेगी ना वही स्ट्राइक करेगी, बाकी कोई स्ट्राइक करेगी नहीं। तो ये हाँ, इसमें भी आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है कि हाँ कैसा था कैसा था। फिर आपको उस गलती वही है कि आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, पर तीसरी बार आप इसको सही लिखने लग जाओगे। तो आपको बिल्कुल रिवाइज करते ही रहना है, चाहे दिन में जाए आप, जैसे आपने 2 घंटे डेडिकेट कर लिए रिवीजन की, तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा तो रिवाइज पक्का करना ही है हर दिन। ऐसे ये तो क्या कर लीजिए, आप प्रण ही ले लीजिए कि चाहे एटलीस्ट आधा घंटा चाहे 20 मिनट रिवाइज करें, पर रिवाइज जरूर करना। ऐसे ही क्वेश्चंस का है, क्वेश्चंस आप चाहे एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस कीजिए, बट रोज कीजिए, क्योंकि उससे एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, और कंटिन्यूटी बनी रहती है तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे मैंने आज 20 किए ना तो कल 40 भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने किया ही 0 है, तो फिर आपको वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा, और आप उसको वहां से कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे कभी भी। तो वही है कि आप एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए बहुत, मतलब इट हैज हेल्प मी पर्सनली वेरी मच, मतलब प्रूवन है ये। जैसे आप कोई, हाँ ऐसा भी है कि जैसे आप ये जो 25 पेजेस आपने बनाए, तो जैसे आप इनको आप 4-5 बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप पेज पढ़ लोगे आगे वाले पेज पे कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, आपको पता ही चल जाएगा डायरेक्ट ही। हाँ 4-5 रिवीजन के बाद आएगा ये। फिर आप क्या करो, वो जो आपको पता चल गया कि हाँ नेक्स्ट पेज पे कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, किस किस से रिलेटेड है, जैसे आपको पता चल गया कि नेक्स्ट पेज पे डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, तो आप उसको फिर देखो मत रिवाइज करने के लिए, खुद ही लिख लो आप, फिर उसको वेरीफाई कर लो। जब आप वेरीफाई करोगे, ये फीडबैक प्रोसेस होता है, जब आपने लिखा फिर वेरीफाई किया तो सही रहा, तो आपको एक
पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाइब्रेट होता है कि हाँ सही है, ठीक है, मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ। पर हाँ, जैसे ही आपके ये नोट्स मतलब पूरे जैसे 25 ये रिवीजन नोट्स हैं आपके टिप्स पे होंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, पक्का होगी। जैसे गेट में क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे अब की बार के पेपर को अगर छोड़ दें तो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग फॉर्मूला बेस होते हैं, उनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। अब की बार तो कुछ ऐसे मतलब अटपटे से क्वेश्चंस आ गए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए थे, और जेई एडवांस में से सवाल आते थे वैसे आ गए थे। तो लगभग फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेट ही है ये। जैसे मैथ्स हो गया होगा आपका, तो जैसे मैथ्स में वो पूछ लेता है कि ग्रेडियंट निकालो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं गेट में, कुछ ज़्यादा हटके आता नहीं है। तो जैसे जो फॉर्मूला आपके टिप्स पे होंगे तो आप मतलब इजी हो जाएगा बहुत कुछ आपके लिए। बाकी आप फॉर्मूलाज कुछ कुछ फॉर्मूला जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर पढ़ा रहे होंगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो उनको याद करने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि वो याद होंगे ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं मतलब आपने सीधा हाँ डायरेक्ट वो याद कर लिया कि डेल डॉट एफ, यही था क्या, जैसे ग्रेडियंट निकालना रहता है आपको, तो ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी अपने को कि ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। हाँ, क्योंकि इसमें ये वेक्टर आ गया ना तो ये स्केलर ही होगा, क्योंकि इनका इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हमेशा। हाँ ये तो मतलब ग्रेडियंट तो क्या होता है, स्केलर का निकलता है। तो हाँ मतलब ऐसे फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हो, पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे 4 थायरिस्टर दिए हुए हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड है, तो उसका फुल वेव का मतलब उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। हाँ, और फिर वो बोल देगा कि 4 थायरिस्टर हैं और 2 डायोड है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, और फिर आ जाएगा। हाँ उसमें भी मतलब कुछ केसेस होते हैं ना कि ये थायरिस्टर है और ये थायरिस्टर है और ये डायोड है, ये डायोड है, इसका अलग फॉर्मूला होता है, और इस डायोड को रिप्लेस कर दें और ये इन दोनों को डायोड बना दें, इसका अलग फॉर्मूला होता है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली करने की कोशिश कीजिए। वही मैं बस बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस पावर इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं ना। सर ने भी बताया होगा कि फॉर्मूलेज जो है उनको याद करने की कोशिश मत करो। सर ने शायद पढ़ा दिया होगा कि जो एक टॉपिक होता है ना, वो कौन सा टॉपिक होता है, अरे उसमें ऐसा सर्किट बनता है ना, हाँ थायरिस्टर को स्विच ऑफ करने का सर्किट वगैरह जो होता है, हाँ थायरिस्टर कम्यूटेशन, भूल जाता हूँ भाई मैं। हाँ ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये डायग्राम ही याद नहीं रहेगा तुम्हें, फॉर्मूले क्या याद रहेंगे। हाँ जैसे कंफ्यूजन हो गया मैं भी कि हाँ डायग्राम कैसे आएगा भाई, तो इसके फॉर्मूले तो बाकी बाद की बात है, तो डायग्राम तो अपने को देगा, तो याद करने की जरूरत है नहीं। तो सर ने पूरा अप्रोच बताया हुआ इसको कि कैसे अप्रोच करना रहता है, कैसे स्टार्ट होगा ये, मतलब यहाँ से शुरू हो गया। इधर से स्टार्ट होगा ना ये, हाँ इसको ऑन करेंगे, तो मैं तो पढ़ा नहीं भूल गया हूँ भाई। तो तो वही है कि आपको इसको अप्रोच को बार बार पढ़ना है कि हाँ कैसे हो रहा है, कैसे वेव फॉर्म बन रही है, यहाँ पे जाके मतलब कुछ माइनस IS IP कुछ हो जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, मेथड को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूलेज को प्रैक्टिस नहीं करना है, मेथड को प्रैक्टिस करना है। आप ऐसे इसको रूटीन बना लीजिए, जैसे कभी भी इस पे क्वेश्चन आए तो ऐसे पूछ लेते हैं कि पीक करंट थ्रू ऑक्सिलरी डायोड मेन डायोड कितना है,
तो आप उसको डेराइव करने की कोशिश कीजिए, आप फॉर्मूला वहां लगा लोगे, बट इसको थोड़ा सा एल्टर कर देगा। जैसे इसमें भी शायद कुछ डेविएशंस वगैरह होते हैं ना, सर ने एक क्वेश्चन कराया होगा, तो वैसे और भी डेविएशंस हो सकते हैं इनमें, पर आपको जब अप्रोच क्लियर होगी तो हो सकता है कि आप वो सवाल नहीं कर पाए एग्जाम में, बट दूसरों से ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वो सवाल कर पाए। इसीलिए मतलब फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश मत कीजिए, अप्रोच मतलब हाँ, इसमें ये आपको लगेगा कि यार फॉर्मूला डेराइव करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, शुरू शुरू में टाइम लगेगा, मेरे को भी लगा था शुरू में टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप करोगे तो आपको इंट्यूटिवली आने लग जाएगा कि हाँ किधर से करंट फ्लो होगा, क्या होगा। जैसे इसके बाद जैसे वो हैं इन्वर्टर्स होते हैं, चॉपर इन्वर्टर, बक बूस्ट, तो उसमें भी एक ही उस इन्वर्टर में चॉपर बोलते हैं ना उनको, हाँ, उस एक ही चॉपर में कितने फॉर्मूला, कोई 10 फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। कैपेसिटर की वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज क्या होगा, एवरेज करंट क्या होगा, इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, और कितना ड्यूटी साइकिल रखें कि वो डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन में चला जाएगा। तो उन सबको आपको मेथड से जाना है, फॉर्मूले कभी रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को अल्टर करेगा और फिर आप देखोगे कि नहीं, आप तो देखोगे ही नहीं, अप्रोच तो पता ही नहीं आप, तो आपको सीधा वो फॉर्मूला लगाओगे, हाँ बस सवाल हो गया, पर वो गलत है। तो इसीलिए अप्रोच से हमेशा जाइए। क्लासेस के साथ साथ तो मैं इतना कुछ करता था नहीं, बट मतलब जैसे क्लास कर ली अपन ने, फिर घर पे जाके जो क्वेश्चन कर लिए, बस इतना इनफ है। और मतलब अगर आपको टाइम मिलता है, जैसे मैंने नोट किया है कि जब अपन कुछ अपने टाइम डिवीजन को देखते नहीं है कि टाइम कहाँ जा रहा है, तो उसका पता भी नहीं चलता है कहाँ जा रहा है, बस वो चला जाता है। फिर अपन दूसरे दिन बस आ जाते हैं सुबह नहा धो के, अगर नहाते हैं तो फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने टाइम को लिख लीजिए कि हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप इम्प्रूव नहीं करो, बट आप जब आप रात को सो तो आप ये नोट कर लीजिए कि कौन सा आर, जैसे 11 to 12, 12 to 1 कहाँ गया। फिर आप उसमें देखोगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ गया वो, और कि मैंने कितना कुछ किया और कितना कुछ कर सकता था। जब आपको ये रियलाइजेशन होगा, जैसे अपन कुछ किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो उन पैसों को गिनता नहीं है और उड़ाता रहता है, तो बहुत जल्दी वो पैसे खत्म होंगे ऑब्वियसली। बट लेकिन आपको पता है कि हाँ यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो आपको एक अंदर से ही आएगा कि प्रॉपर यूज करें। तो जैसे आपको पैसों की तरह सेकंड्स मिलते हैं या घंटे मिलते हैं एक दिन में 24, तो आपको जैसे हाँ शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप ये मेक श्योर करिए कि आप 2-3 दिन उनको ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ जा रहा है वो टाइम। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा यार कि हाँ मतलब 4 से 7 मैंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ से 2 बजे गए, खाने के बाद सो गए, 4 बजे तक सो गए, 5 बजे तक सो गए। तो सोने से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना है हाँ, मैं तो खुद बहुत सोता था, दिन में सोता था, फिर रात को भी नींद आने लग जाती थी, तो 10 बजे सो जाता था। तो लोग यार अचंभा करते थे कि भाई 10 बजे ही सो जाता है, तो नींद बहुत आती थी। और पहले तो मैं कहीं और था, फिर यहाँ रूम लिया, क्योंकि सुबह सुबह उठ के और नहा के आ नहीं पाता था, तो बस मैं क्लास से 15-20 मिनट पहले उठता था, फिर मुंह धो के बस सीधा इधर ही आ जाता था तो ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। लेकिन जैसे अपन कुछ मोबाइल चला रहे हैं, कोरा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसका कुछ वैल्यू एडिशन, उससे तो आप सो जाओ, वो करो ही मत, है ना। पढ़ नहीं रहे हो तो बस वो भी मत करो। तो थोड़ा अपने टाइम को मतलब ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाइए। जैसे आप कुछ पेंटिंग करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो वो मतलब 100 टाइम्स बेटर है उससे, क्योंकि वो जो मोबाइल है वो कुछ एडिशन करता नहीं है। जैसे मैं अभी भी, ये फ़ोन तो सिस्टर का है, तो मैं तो नोकिया फ़ोन मतलब सैमसंग फ़ोन रखता हूँ यही, तो इसमें कोई स्कोप भी नहीं है कुछ करने का बस यही है, थोड़ा आप टाइम को देखिए। एक ऐसा ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसे कोई पहाड़ है, उसकी ऊंचाई जैसे मान लीजिए एवरेस्ट है, उसका 8000 मीटर है, आपको वो पहाड़ चढ़ना है,
तो ये ह्यूमन बिहेवियर है यार कि 8000 है, बहुत ही ऊंचाई है, नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने बताया कि 6 सब्जेक्ट हैं तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में 6 कॉपी खोल के इनको रिवाइज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 6 को मत देखिए, एक को कर लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कुछ अपने टारगेट्स बनाइए, चाहे वो कितने ही सिंपल टारगेट हो। जैसे 6 सब्जेक्ट का बताया, तो आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट कर देते हैं रिवीजन 4 दिन में करना है। मान लीजिए आप 4 दिन में नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आधे सब्जेक्ट का 4 दिन में रिवीजन करना है। ऐसे अपने टारगेट्स बनाइए और फिर उनको देखिए कि वो पूरा हुआ है कि नहीं। अगर पूरा हो गया तो बढ़िया है, अगर नहीं पूरा हुआ तो अपने टारगेट को रिड्यूस कर लीजिए। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जब आपको पता होता है कि मेरी कितनी कैपेबिलिटीज है और मैं क्या क्या कर पाता हूँ। जब आप कुछ ऐसा करोगे नहीं, जैसे आपने बताया 6 सब्जेक्ट है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि तुम एक ही सब्जेक्ट नहीं करोगे, है ना। अपने ऐसा लगता है कि यार एक ही सब्जेक्ट होता, शुरू से रिवीजन करते हैं तो सही हो जाता, बट ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो आप अपने टारगेट्स को मिनिमाइज रखिए, जितना मिनिमम रख सकते हो, और उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप डायरी लिख लीजिए कि हाँ मैंने ये इंटेंड किया था करने का और ये हो गया। क्लास नोट्स और ये सारे क्वेश्चंस, अगर आपको क्लास नोट्स सही से समझ आ गए तो कोई और रिसोर्सेज की जरूरत है ही नहीं, अगर आपको समझ आ गए क्लास नोट्स। तो इसीलिए जब अपन बाद में पढ़ते हैं, जैसे आपने भी कभी फील किया होगा, जैसे अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, जो सर लिखा रहे हैं तो चलो ठीक है अपन फोटो कॉपी कर लेते हैं उसकी, सीधा नोट कर लेते हैं वहां से, समझने की कोई जरूरत नहीं है कि बाद में समझ लेंगे। तो ऐसे चीजें पाइलअप होती जाती हैं। फिर आप उसको 2 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो उसमें मतलब दुगुना एफर्ट लगेगा उसको समझने में। फिर आप सोचोगे यार उस टाइम एटलीस्ट समझ लिए होते, क्वेश्चन चलो छोड़ो, एटलीस्ट समझ लिए होते तो अब क्वेश्चन तो कर लेते हैं। तो आप जो नोट्स बना रहे हो उनको पूरी तरीके से समझो कि क्या क्या लिखा है एवरी क्वेश्चन को। और जो नोट्स होते हैं ना वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, उनसे बाहर कुछ आता नहीं है, आता भी है तो वो किसी से होता नहीं है, तो वही। और गेट में तो बाहर आता भी नहीं है। तो नोट्स और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, टेस्ट सीरीज, ओल्ड टेस्ट सीरीज और वर्कबुक, गेट PYQ, हाँ मतलब सही होते हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगा मैंने, पर ठीक है सही होते हैं। सब लोग कोई बोलता है तो कर लो भाई। मैंने तो एक बार किए थे, उनमें क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसे टिपिकल सी होती है, तो आप ऐसे कुछ एक साल में कुछ एक ही सवाल होता है कि हाँ उसकी लैंग्वेज टिपिकल है, बट अब उनको जब एक साथ करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या पूछ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है उसमें क्या पूछ रहा है वो। कभी कभी कैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो और जो गेट के PYQs होते हैं वो इतने मतलब होते नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगता है और वो हो जाता है। 90% केसेस में अगर आपको मतलब फॉर्मूले की ऐसी शीट दे दी जाए और क्वेश्चन दे दी जाए तो आपको 90% सवाल कर दोगे उसके प्रीवियस ईयर के। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज वगैरह के थोड़ा आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। टेस्ट सीरीज अब की बार का भी टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड था उनका। मेरे तो मैक्सिमम मार्क्स जैसे गेट में 64 आए, तो उसमें 62 63 मैक्सिमम मार्क्स थे, और मैक्सिमम तो 50 से 60 रेंज में ही थे, तो 60 से ऊपर तो बहुत अच्छा होता था। तो टेस्ट सीरीज, हाँ जैसे उसमें टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो आपको आते नहीं हैं, वरना यह भी हो सकता था कि वो सीधे गेट में ही आ जाता। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये सवाल अपने लिए अपने पास करने को है, तो आप उनको जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी क्वेश्चन हैज द इक्वल प्रोबेबिलिटी कि वो गेट में आ जाए। टेस्ट सीरीज एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो एक सब्जेक्ट के जैसे 2 टेस्ट, तो वो पार्ट टेस्ट होते हैं, एक फुल सिलेबस टेस्ट होता है, उनको आप कर लीजिए पहले ही। अभी शायद टेस्ट सीरीज शुरू हो गई होगी, नहीं हो गया, हाँ मतलब जैसे भी जब भी शुरू हो जाए, अप्रैल में होगी शायद। OTS अप्रैल में लॉगिन मिल जाते होंगे ना, एक्टिव हो जाती है। हाँ तो वो कीजिए आप। फुल लेंथ टेस्ट आप मतलब 1-2 टेस्ट सीरीज और ले सकते हैं, तो फुल लेंथ भी दे सकते हैं, बट ये आप कीजिए, ये आप मेक श्योर करिए कि जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के कंप्लीट होने से पहले जो प्रीवियस सब्जेक्ट है उसके आप ये जरूर कर पाएँ। और ऐसे करना है आपको, जैसे ऑब्वियसली सारे सवाल नहीं कर पाओगे आप, मार्क्स नहीं आएंगे, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि वो टेस्ट हो गया, उसके आपको क्वेश्चंस को देखना है, फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि उस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बाद में आपको आते हैं,
है ना। पहले तो टेस्ट के टाइम आए नहीं आए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि बाद में आते हैं, तो ये आप पहले कर लेना टेस्ट उसके साथ ही सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब कर लेना, और बाद में फुल लेंथ तो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हो। जैसे फुल लेंथ जैसे आप 80% सिलेबस हो जाता है तब कर सकते हो आप, वरना अक्टूबर में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट अक्टूबर में। मतलब लेट करोगे तो वो तो हो ही जाएगा, बट अक्टूबर में आप जब स्टार्ट करोगे तो इनफ टाइम होगा आपके पास कि आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो और उनको एनालाइज कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको बुक मार्क करके वापस रिवाइज कर सकते हो। इनफ टाइम होगा अगर आप अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट करेंगे। बाकी जब लेट स्टार्ट करोगे ना, तो मैं जैसे यहाँ पहले यहीं रहता था, तो एक सीनियर थे, तो क्योंकि गेट से पहले वो बैच स्टार्ट हो गया था, इसी के थे, तो वो क्या करते थे कि पहले तो उन्होंने टेस्ट दिए नहीं, तो टेस्ट लाइब्रेरी में बैठ के वो सीधा बस लास्ट क्वेश्चन पे जाते थे और टेस्ट को सबमिट कर देते थे। फिर उस टेस्ट के सॉल्यूशन देखने को मिल जाते थे, फिर उनको सॉल्यूशंस को देख देख के हाँ 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 सही है हो रहा है। होना क्या था, कुछ नहीं हो रहा था उसमें, तो बाद में टाइम मिलेगा नहीं आपको, तो पहले आप अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा। ऐसे लगता है कि अपने यार एक लेवल पे मैच्योर हो जाएंगे तो बाद में स्टार्ट करते हैं, बट ऐसी मैच्योरिटी कभी नहीं आती है, जब आप टेस्ट दोगे तभी वो मैच्योरिटी आएगी। ये मेक श्योर करिए कि ये सारे सवाल आप उसके कर लीजिए, है ना, सब्जेक्ट है, क्योंकि बाद में फिर वो नया नया लगेगा। ये मेक श्योर करना कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो, बट हाँ क्वेश्चंस करोगे तब आपको मतलब ये पक्का है कि आप उसको बाद में जब तीन चार दिन में मतलब पूरा रिवाइज कर सकते हो, फिर आप उसके फुल लेंथ टेस्ट देके फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हाँ जैसे अक्टूबर तक मतलब हाँ सितंबर अक्टूबर तक आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए और मल्टीपल उसके रिविजन होते रहने चाहिए, क्योंकि वही एंड में आपको हेल्प करेगा। जैसे आपने नोट्स समझ लिए, ठीक है, आपको पूरे तरीके से समझ आ गए और आपने वो सारे सवाल कर लिए। जैसे नोट्स क्या होता है कि एक ओवररेटेड चीज़ होती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार कि नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा, बट आप ये जब सारे सवाल कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नोट्स में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उतना उनका वो नहीं होता इंपॉर्टेंस कि हाँ अपन जैसे उसमें बेसिक चीज़ें भी लिखवाते हैं सर, तो एक दो रिवीजन उनका कर सकते हो, मतलब सही है, और फिर बाद में यहाँ पे वो टेस्ट भी होते हैं क्लास में ही शायद। हाँ तो अब ये अच्छा रहेगा कि आप नोट्स को बार बार रिवाइज करने के बजाय इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके यहाँ जो टेस्ट होता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो जैसे मैं टेस्ट तो मतलब एक बार दिया था तो उसमें 13 रैंक आया इधर, फिर उसके बाद में मेरा रिजल्ट ही नहीं आता था, मैंने एक दो टेस्ट दिए थे तो वो चेक करता था, होता नहीं था, उसके बाद में मैं बस यही करता था, यहाँ से टेस्ट ले जाता था और उस टेस्ट को सोल्व कर लेता था। तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना नोट्स को इज मच बेटर देन रिवाइजिंग नोट्स डायरेक्टली। तो आप क्वेश्चंस करते, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, यही है मंत्रा। अब की बार का पेपर ऐसा था कि जिसको PYQ पूरे रटे हुए हैं उसके भी मतलब नंबर नहीं आ रहे थे। तो PYQs को मतलब ऐसे पूरा ऐसे भगवान मत मानिए, उतना कुछ है नहीं उनका इंपॉर्टेंस, बट आप नए नए क्वेश्चंस ये कीजिए। हाँ PYQ एक दो बार कर लीजिए, जब आपको टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है उनको टिक कर लीजिए। स्टैंडर्ड मशीन्स में जैसे सिंक्रोनस मशीन जैसे स्टार्ट हो गया या फिर DC मशीन स्टार्ट हो गया, तो पहले उसका कंस्ट्रक्शन चलता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं सिंक्रोनस मशीन का, फिर उसकी वर्किंग चलती है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है वो, फिर उसके बाद में सर वो जो है EMF वाला फॉर्मूला है वो डेराइव कराते हैं 4.44 FIM जो भी है। तो एक्चुअली गेट के लिए वो फॉर्मूला नीडेड है, तो जैसे वो कंस्ट्रक्शन है उसकी वर्किंग है, हाँ उसको आपको आना चाहिए वो, बट गेट के लिए वो मतलब फॉर्मूले ज़्यादा वही नीडेड रहते हैं। जैसे DC मशीन में उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि शंट मशीन दिया हुआ है, हाँ ये तो याद रखने पड़ेंगे आपको, शंट क्या होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होती है। तो इन आप DC मशीन में देखोगे ये सर्किट सॉल्व करना है आपको, 99% केसेस में आपको बस ये सर्किट सॉल्व करना है, तो ये नेटवर्क थ्योरी का सवाल हो जाता है। तो जैसे है तो इसकी थ्योरी पढ़ने की आप जरूरत नहीं है कि आप DC मशीन कैसे वर्क कर रही है ना, तो आपको मैक्सिमम फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, जैसे 4.44 है, और हाँ मतलब जैसे और ये भी है कि आप फॉर्मूलाज को ऐसे नहीं कि हाँ अब फॉर्मूलाज को भगवान मान लिया उनको रिवाइज करते रहते हैं, नहीं, आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसके अंदर फॉर्मूला यूज होता है, उसको आपको रिकॉल करना है।
तो वो अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसको उसमें ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको अपनी, ये तो पक्का है कि मिस्टेक्स पता चलती है, कमियां पता चलती है। तो मैं जब टेस्ट सीरीज देता था ना, तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती थी और वो नेगेटिव में भी जाते थे। तो फिर मैं सोचा कि यार कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा करेंगे, अपन आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वहीं पर डबल चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को कि सही है क्या। कोई फॉलो करता है ऐसे कि कैलकुलेशन करते हैं और उसी स्टेप पे कैलकुलेशन को डबल चेक कर लिया कि कैलकुलेशन सही है क्या। मैंने कोशिश की थी, हुई नहीं है ना, क्योंकि कोई कुछ गलती है ना इस लाइन में। आपने अभी इस लाइन को लिखा है और अभी आप चेक करोगे तो वो गलती पकड़ में नहीं आएगी, पक्की पकड़ में नहीं आएगी। हाँ ओके, सही है सही है सही है। तो मैंने ये रियलाइज किया था कि मैं जब धीरे धीरे क्वेश्चन को डबल चेक करके क्वेश्चंस को करता था तो गलतियां उतनी हो रही थी, उल्टा स्पीड कम हो गई। तो फिर मैंने जाना कि मेरे लिए ये बेस्ट सूटेबल है कि मैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर दूं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकता हूं उतने अटेम्प्ट करूं, ना कि ऐसे कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को धीरे धीरे चेक करके कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, मैं मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ करूं। ये मेरे लिए वर्क नहीं करता था। बस मैं ऐसे सोचता था कि बस क्वेश्चंस करते जाओ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि मैं स्पीड के साथ कर रहा हूँ तब भी वही वैसे ही गलती हो रही है और धीरे धीरे कर रहा हूँ वैसे ही गलती हो रही है, तो कोई फायदा नहीं है धीरे धीरे करने का। तो ऐसे ही आपको अपने लिए कुछ ढूंढना है कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं। जैसे आपकी स्पीड कम है तो स्पीड को बढ़ा के देखिए, फिर आपको रियलाइज होगा हाँ का स्पीड को बढ़ाए तो मार्क्स तो बढ़ रहे हैं और गलतियां उस प्रोपोर्शन में होती है। जैसे मतलब 80% एक्यूरेसी है तो आप जितनी स्पीड अच्छी होगी, जितने मार्क्स, जितने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो उतने बढ़िया आपके नंबर आएंगे। तो ऐसे ही अपने आप अपना कुछ एरिया रिकॉग्नाइज करना है कि मैं टेस्ट सीरीज में कहाँ लैग कर रहा हूँ और क्या कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे मेरी 100% एक्यूरेसी कभी हो ही नहीं पाती थी, 80% तो हाँ 80% 82% रेयर होती थी, ऐसा होता था। फिर मैंने ऐसे किया कि हाँ अपन क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, ये नहीं सोचना है गलत हो रहा है सही हो रहा है, बस क्वेश्चन को कर दो, बस यही है। तो ऐसा आपको अपने लिए कुछ ढूंढना चाहिए कि कैसे करें इसको। अब की बार तो सीक्वेंस क्या था, मतलब अब की बार तो सवाल है, हाँ एप्टीट्यूड का ठीक था और उसमें भी मतलब कुछ सीधी मिस्टेक्स ही हो गई। जैसे वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने थे, तो कितने लोगों का सही था वो, तो मेरा गलत हो गया वो मैंने उसमें यार काउंट करते करते 22 ट्रायंगल काउंट कर लिए और उसमें 20 ही ट्रायंगल थे और उसमें 22 ऑप्शन था ही नहीं, 20 के बाद सीधा 24 ऑप्शन था। तो मुझे लगा यार कि हाँ 2 ट्रायंगल मिस कर दिया हूँ मैं तो मैं 22 टिक करके आ गया। तो अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता तो इसमें 1.33 ऐड हो गए, 66 ही आ जाते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो सीक्वेंस वाइज ही करता था। और जैसे अब की बार, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि जैसे मैं क्वेश्चन जैसे हाँ एप्टीट्यूड कर लिया, फिर टेक्निकल में आए तो टेक्निकल का तो पेपर एकदम अलग ही लेवल था। मैं तो फॉर्मूले एकदम रेडी थे कि हाँ बस लगाना है अब इनको तो बट क्वेश्चंस में मतलब कुछ अजीब सा ही पूछ रहा था, तो मैं तो स्किप करते 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 50 के पास पहुंच गया। और सवाल मतलब एक नंबर वाले कुछ कुछ हुए थे और ऐसा भी था 1 नंबर वाले ज़्यादा हार्ड थे 2 नंबर वाले से। तो फिर वही है कि मैं सीक्वेंस वाइज चलता था। तो ऐसा कुछ ये रूल थंब एंड रूल नहीं है कि आपको 2 नंबर वाले पहले करने चाहिए, 1 नंबर वाला पहले करना चाहिए। बस आपको जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए और जितना आपका पोटेंशियल है उतना वो सवाल हो ही जाएंगे 3 आवर्स तक, तो उसका कोई पैनिक लेने की जरूरत है नहीं। और मैं कभी ऐसे टाइम का ट्रैक रख भी नहीं पाता था कि यार 1 घंटा हो गया मैंने इतने सवाल किए, इतना टाइम मेरे से तो नहीं हो पाता था, लोग कर पाते हैं पता नहीं। तो मैं तो बस सीधा करता रहता था सवाल को, जितना जल्दी मेरी स्पीड है उससे करता रहता था, ऐसा ही। तो खुद को आपको आइडेंटिफाई करना है और ये चीज़ें आइडेंटिफाई जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तभी होगी, दूसरा आपको कोई बता नहीं सकता ऐसे। जीएस, हाँ जीएस कैसे, जैसे जीएस स्टार्ट हुआ था तो मैं घर पे चला गया था, तो मैंने ऑनलाइन जीएस लिया था। तो उसमें जैसे 3 घंटे की क्लास होती थी तो मैं उसको 2x पे देखता था, जल्दी जल्दी नोट्स बना लेता था। तो 1.5 घंटे में वो क्लास हो गई और 1.5 घंटे उसको रिवाइज कर लिया। तो हाँ जैसे आपने पूछा कि उसको अफेक्ट नहीं करता है क्या गेट की प्रिपरेशन को, ईएससी प्रिपरेशन। बाद में जब आप अक्टूबर नवंबर में चल जाओगे तो आपको लगेगा यार कि चलो ठीक है ईएससी छोड़ते हैं, अगली बार गेट ही करते हैं, है ना। बिल्कुल लगता है ऐसे। और जैसे आपको सोचो कि यार 3 घंटे की मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे उसको पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे में गेट में लगाता हूँ तो सही होगा। तो हाँ बिल्कुल होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि टाइम जहाँ भी आप जाता है तो बिल्कुल
आप प्रिपेयर मतलब गेट को कम दे पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप पहले सब्जेक्ट को पहले अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। अभी से तैयार करना शुरू करेंगे तो आप अपने प्रिपरेशन को एकदम कंट्रोल पे रख पाएंगे। लेकिन बाद में जब ऐसे हो जाता है कि सिलेबस ओवरफ्लो हो गया तो फिर आपको खुद को करने का मन ही नहीं करेगा कि हाँ यार करें, तो आप सोचोगे चलो कोई नहीं नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसा ही होता है। तो आप पहले शुरू से थोड़ा शुरू करिए। आप यहाँ से सुन के जाएंगे, 2-3 दिन रहेगा मोटिवेशन और फिर गायब हो जाएगा। तो ये नहीं होने देना है। जैसे मैंने बताया कि एक डायरी मेंटेन करनी है आपको, तो आप कुछ भी मत करो चाहे पूरे दिन, बस आप शाम को उस डायरी में जरूर ये लिख लो कि आपने क्या किया है, पूरे दिन क्या किया है। तो आपको फिर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कुछ भी मत करो चाहे, बस आप एक डायरी जरूर मेंटेन करो कि आपने पूरे दिन क्या किया। फिर आप आप जब उस डायरी को देखोगे ना तो खुद ही रियलाइज होगा कि यार कुछ नहीं किया। तो फिर आप करोगे उसको, नेक्स्ट डे आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बचना है। ओवर थिंकिंग में भी मतलब कुछ ऐसा टाइम आ गया था 15-20 दिन कि ओवर थिंकिंग करते रहता था, बस ऐसे सोता रहता था और ओवर थिंकिंग करते रहता था। तो उसमें कुछ होता नहीं है, बस आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है उसमें। तो ओवर थिंकिंग से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बस आप उठो, पढ़ो और जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, और बाकी कुछ भी और नहीं सोचना, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएगी, है ना। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि बस आपका जो काम है जैसे मैंने ये बताया, ये सब आप रेगुलरली करते रहना है। जीएस के नहीं, सारे नहीं किए थे मैंने, कुछ नोट्स भी पढ़े थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कुछ सब्जेक्ट में जैसे एथिक्स है और एनवायरनमेंट है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको आप नोट से पढ़ोगे तो भी उतना ही समझ आएगा, जैसे वो सब जाएंगे तो भी उतना ही समझ आएगा। तो बेटर है कि आप नोट से ही पढ़ लो, तो वो टाइम सेव होगा आपका। बट कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मटेरियल साइंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये ईडी है। और ईडी तो जैसे सर पढ़ाते हैं, हिमाद्री सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उनसे मतलब जो अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उनके नोट से आएगा, अगर उनके नोट से कुछ बाहर आ रहा है तो किसी से होगा भी नहीं। तो वो एकदम कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स बनाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो नहीं, मैंने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, मैं तो बस थ्योरी पढ़ा था। आपकी बार करंट अफेयर कुछ ज़्यादा आ गया था, तो इससे अच्छा है कि आप करंट अफेयर्स को छोड़ के मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड इनकी अच्छे से करें, क्योंकि मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड में अगर आप एफर्ट दोगे तो उसके आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बट लेकिन करंट अफेयर्स में जीरो है, मतलब रिटर्न मिलेगा ही नहीं आपको। तो जैसे आपकी बार पूछ लिया था, कोई बुक था उसका ऑथर पूछ लिया था, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी थी उसकी सीईओ पूछ ली थी कौन है, तो उनका कुछ कर नहीं सकते, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, जैसे ओवर थिंकिंग होता है, नेचुरली होता है, ये अपन एकदम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, तो ये नेचुरल है कि अपन ये सोचें कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं भी सोचता था यार, जैसे लिटरली बता रहा हूँ, गेट एग्जाम देने से पहले मैं सोचता था कि 200 रैंक आ जाए, 200-300 आ जाए, ठीक है, अगली बार इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये सोचता था। तो ऐसे ही थॉट्स आएंगे और थिंकिंग भी होगी, बट आपको उसको कोप अप कैसे करना है कि जैसे मैंने बताया, आपने डायरी लिखी कि क्या किए, या फिर जब आप उसको रिव्यू करो तो आप रात को ये भी लिख सकते हो कि कल क्या करना है। तो आप अपना ऐसे कर लीजिए कि वो सवाल मतलब जो टास्क हैं उनको पहले पूरा कर लीजिए आप। वो जब आप टास्क करो तब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस आपको यह सोचना है यार कि छोड़ो, मेरे को बस ये टास्क कंप्लीट करने हैं, इसके बाद में देखते हैं, ओवर थिंकिंग इसके बाद करेंगे। तो ऐसा होगा ही नहीं, आपको टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आपको ओवर थिंकिंग का टाइम मिलेगा भी नहीं। तो आप अपना एनर्जी, अपना टाइम, वो आपको चीज़ें रेलेवेंट है उनको पहले कीजिए, फिर बाद में टाइम मिले तो ओवर थिंकिंग कर लीजिए। बट आप जब ये चीज़ें करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती नहीं है। मैं भी सोचता था, टॉपर स्टॉक देखता था कि, और बस टॉपर स्टॉक ही देखता था, तो उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आप जब ये सब चीज़ें करोगे, जैसे आपने नोट्स बना लिए, क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा कुछ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, तो सिंपल चीज़ें ही होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स में कन्वर्ट होती हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेकंड रैंक आ जाएगी और दोनों में आ जाएगी, क्योंकि
रैंक प्रिडिक्टर था तो उस पे 300 लोगों ने एंट्री की थी, तब तक तो फर्स्ट थी। और फिर लोगों को ये क्रिएटिव आइडिया पता चल गया कि यार अपन कुछ भी एंट्री कर सकते हैं उसमें एडिट करके रेस्पॉन्सेज डाल सकते हैं। तो जब एंड था, एंड तक मेरे को मेरी रैंक जो था 24 दिखा रहा था वो। उसमें से बस ऊपर एक ही जना रियल था, बाकी फेक ही थे। जैसे आपको रैंक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, जैसे मैंने आपने बताया टेस्ट सीरीज देते हो तो रैंक पे वगैरह पे कुछ फोकस नहीं करना है। और आप ये बता ही नहीं सकते कि आप कितना अच्छा करोगे कितना खराब करोगे एग्जाम में, बस उस दिन जो होगा वो होगा। तो आप बेटर है कि अपने स्कोर वगैरह पे फोकस करें, रैंक वगैरह भी नहीं सोचना कि फर्स्ट आ जाए सेकंड आ जाए। ये मत सोचो इसका वेटेज ज़्यादा है तो इसको अच्छे से करते हैं, तो इसके हाई चांसेस रहते हैं कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको तो आप कम करोगे ही करोगे, और जिसका वेटेज कम है उसका आप करोगे ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसका वेटेज ज़्यादा है इसका वेटेज कम है, आपको इक्वली क्वेश्चन सोल्व करनी है। ये जो चीज़ बताई ये हर सब्जेक्ट के लिए करनी है। तो हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसा वेटेज है। सितंबर के बाद ऐसा होता था यार कि मैं घर चला गया था, तो घर पे तो यहाँ तो पढ़े नहीं तो पढ़े, घर पे तो पढ़ना ही पड़ता है। नहीं भी पढ़े तो टेबल पे जाके बैठना तो पड़ता है कि हाँ पढ़ रहे हैं वरना फिर घर के ताने, घर वाले ताने मारने लग जाते हैं। तो मैं लाइब्रेरी जाता था, और सुबह जैसे 8 बजे शुरू होता था दिन, तो 8 बजे जाता था, 8 से 12, और 12 से 2 लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया, फिर 2 से 5 फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया, और फिर 6 से 8:30-9 बजे तक फिर खाना खा के सो लिए। तो 8-9 घंटे इनफ होते हैं। अगर आप मतलब फोकस होकर एफिशिएंटली अगर 8-9 घंटे देते हो ना तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो आप चाहे 16 घंटे दे दो बैठ के, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप 8-9-10 घंटे या 8-9 घंटे में एफिशिएंटली होते हैं। अब जैसे अभी आपका तो क्लासेस लग रही हैं तो 6 घंटे, 2 बजे के बाद तो आप फ्री रहते हो, तो मतलब आप 5 से 10 भी मतलब 5 घंटे भी और देते हो तो सही है, एफिशिएंटली। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनका 10th और 12th जो है उनका आता है या तो मैथ्स होता होगा, तो सर पढ़ाते हैं तो वो एक लिंक देते हैं, मतलब उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक ज्योमेट्री वगैरह बेसिक कैलकुलस वगैरह सब रहते हैं, तो आप उस चीज़ को सोल्व कीजिए। मैथ और जो भी सब्जेक्ट हो आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सही रहेगा। तो जैसे या तो आप 11th-12th के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लीजिए, मतलब टाइम दे लीजिए कि रोज का मैं आधा घंटा जो बेसिक जो आपके जो बोल रहे हो 10th-12th के, तो उनको आप कर सकते हो। बाकी वो सर एक आपको देंगे, वो वेबसाइट है उस पर लिंक वगैरह होंगे उस पर, मतलब जैसे मेरा तो मैथ ठीक था तो मैं तो वो नहीं किया, बट वो देंगे तो मैंने देखा तो उसमें काफ़ी रेलिवेंट कंटेंट है, जो अगर आपने मतलब 11th-12th में एफर्ट नहीं दिया तो आपको मतलब डिफिकल्ट लग सकता है। तो इसीलिए आप उन क्वेश्चन को कर लेना, सही रहेगा। आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। तो जैसे मैंने बताया ये काम तो ज़रूर कीजिएगा, डायरी राइटिंग वाला, कि रात को क्या किया वो लिखो, और रात को कि कल क्या करना है वो लिख के सो, और कोशिश कीजिए कि जो आपने लिखा है उसको मैं कंप्लीट करूँ ना। तो ये काम, ये दो जो चीज़ें, 2 टास्क जरूर कीजिए। आपको खुद को ही महसूस होगा कि आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया। मेरे को भी ऐसे मतलब फील होता था कि लोग बोलते जर्नलिंग करो, डायरी लिखो, टास्क लिखो, तो मुझे लगा यार कि अपन खुद ही नहीं करेंगे तो ये कैसे होंगे, पढ़ी रहेगी वो तो डायरी लिखी हुई बस। बट ऐसा नहीं है, जब आप उसके लिखोगे तो उससे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये 2 टास्क जरूर करना कि रात को आप लिख के सो कल क्या करना है, और फिर उसको देखो, रिव्यू करो कि आपने क्या किया। बस ये मेरा फाइनल वो है, 2 सेट। ओके ओके, थैंक यू।